गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो कैंडिडेट डीजीएमएस के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, गेट के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, ओवरमैन माइनिंग सरदार के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और माइंस में काम करते हैं या काम करने की इच्छा रखने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू देखने के लिए। और उसके लिए जरूरत है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नए कैंडिडेट अगर आज के वीडियो को देख रहे हैं तो वो कैंडिडेट बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस वीडियो सीरीज को आप जैसे ही अपलोड होते हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें। तो मशीनरी के कैंडिडेट्स जो एग्जाम दे रहे हैं, जो मशीन खदान में यूज होते हैं, माइंस में यूज होते हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो पिछले विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड, आपके सामने एक प्रश्न आई हुई थी कि जो हॉलेज रोडवे में सिग्नलिंग के लिए जो तार टंगी लगी रहती है, उस सिग्नलिंग तार की कब हम लोग अप्लाई करते हैं, सिग्नलिंग तार से कब हम लोग सिग्नल देने का काम करते हैं। तो हॉलेज रोडवे की जब लेंथ होती है वो 30 मीटर से जब ज्यादा बढ़ जाती है, तब जो है हम लोग सिग्नलिंग अरेंजमेंट करने का काम करते हैं, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर जो आपका यहाँ पे मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, आप याद करके रखना होगा आपको रेगुलेशन नंबर भी, कि हॉलेज रोडवे में जो जिसके संबंध में जो दी हुई है वो पहले 1957 में और 87 थी, अभी शायद 92 हो गई है। आप देख लीजिएगा, 92 में यहाँ पर लिखना भूल गया हूं। तो 92 में यहाँ पर कहता है, जो कि आपका संभवतः चौथा का ही एफ नंबर है, जिसमें कहता है वन एवरी हॉलेज रोडवे एक्सीडिंग 30 मीटर्स इन लेंथ। आपको पढ़ाई दे रही होगी, मैं थोड़ा सा और क्लियर विजन कर देता हूं अब और आपको अच्छे से पढ़ा रहा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, यहां से मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। ऑन एवरी हॉलेज रोडवे एक्सीडिंग 30 मीटर्स इन लेंथ, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मीन्स फ्रॉम एवरी स्टॉपिंग प्लेस ऑन द रोडवे ऑन द प्लेस एट विच द मशीनरी वर्किंग द रोप इज ऑपरेटेड। जहां भी मशीनरी ऑपरेट करनी है तो वहां पर जब हॉलेज रोडवे की लंबाई 30 मीटर से अधिक हो जाती है तो इफेक्टिव मींस ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल टाइप की होनी चाहिए, वो लगाया जाना होगा प्रत्येक स्टॉपिंग प्लेस पर सिग्नल देकर रोकने के लिए। तो यहाँ पर जो है provided that the regional inspector may by an order in writing require means of transmitting signal in the reverse direction। रीजनल इंस्पेक्टर के चाहने पर वो रिवर्स डायरेक्शन में भी सिग्नल देने के लिए ये काम किया जा सकता है। तो ये आपने पढ़ा, जो 92 जो हॉलेज रोडवे थी, जहां तक है 92 रेगुलेशन ही है, उसका चौथे नंबर का एफ नंबर है, जो जिसके संबंध में यहाँ पर बात करता है। एक प्रश्न और आपसे पूछी जा सकती है कि जो टब रिलेर होती है, टब गिरने के बाद लाइन पर चढ़ाने के लिए, लाइन से जब उतर जाते तो उसको रीरेल यानी चढ़ाने के लिए जो रीरेलर की व्यवस्था की जाती है, वो कितने इंटरवल पर उसको रखी जाती है, प्रश्न पूछ सकता है, जिस संबंध में आपको आंसर देना होगा कि नॉट मोर देन 250 मीटर, 250 मीटर से अधिक अंतर पर वो जो टब रिरेलर होगी वो नहीं रखी जाएगी। तो आप आंसर सी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप जो है मिश्रा सर जो माइनिंग क्लास है उसकी यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रही है उसको सॉल्व करते जाइए, ताकि एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके और अपना जो परीक्षा है उसको पास करके दिखाएं, ताकि आपके परिवार की स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट हो, साथ ही जो है आप अपने कॉलेज में अपना नाम रोशन कर सके। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है फर्स्ट क्लास जो अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी की जो क्वेश्चन पेपर है उस संबंध में, जिसके कल की वीडियो में मैंने 1 से 5 नंबर तक का ये जो लिंक दिखाई दे रही है, इस लिंक को दबाने के साथ ही आपकी वो जो वीडियो है वो खुल जाएगी कल की। इसी तरह से मैं इंडेक्स तैयार कर देता हूं, ताकि आप कभी भी जो है उस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को पक्का कर सकें फ्रेंड्स, रिविजन कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, मैं 5 नंबर के बाद का जो ये क्वेश्चन है उसको मैं रीड करता हूं, और मेरे कर्सर के साथ नजर को घुमाइए और अपना रिवीजन को अच्छे से तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2021 का क्वेश्चन है। 6वां नंबर में क्या कहता है, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन विच विल मेश
with the any gear without interference for 20 इंच tall depth involute tooth will be। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो सेकंड क्लास वाले स्टूडेंट है कभी मत कहिएगा कि ये प्रश्न मेरे साथ नहीं पूछी जा सकती है, ओवर 1 के कैंडिडेट है कभी मत कहिएगा कि ये मेरे साथ प्रश्न नहीं पूछी जाएगी क्योंकि फर्स्ट क्लास की क्वेश्चन है। ऐसा सोचना आपके लिए फेल होने के बराबर है। इसमें जो आई हुई प्रश्न है थोड़ी सी लेवल ऊपर होती है, लेकिन नॉलेज गेन कर लीजिएगा तो शायद प्रश्न पूछी जाए तो आप उसका आंसर देने के लिए तैयार हो जाइएगा फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक जरूर करिए। तो यहाँ पर देखिए 6वें नंबर में क्या कहता है, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। पिनियन जो होती है उसका जो टीथ होता है, दांत होता है, उसमें मिनिमम संख्या उसकी कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। विच विल मेश विथ जो मैच करती है, यहाँ पर मैच मतलब मैच करती है एनी गियर विदाउट इंटरफेरेंस, बिना इंटरफेरेंस के किसी भी गियर के साथ। जैसे आप देखते होंगे लेथ मशीन में कि एक पिनियन दूसरे पिनियन के ऊपर चढ़ती है और घूमती है, तो वहां पर इंटरफेरेंस फॉर 20 इंच टॉल डेप्थ, जो 20 इंच डॉल डेप्थ की रहेगी, इवेल्यूट टीथ विल बी, तो इवेल्यूट टीथ विल बी क्या होगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर मैं कट मेस्ट किया हूं, पहले ऑप्शन पढ़ने के पहले आप इसको देख लीजिए। दिस फिनोमिना इज नोन एज द इंटरफेरेंस एंड अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉलर of the two meshing gears is less than a required minimum। डिटेल्ड सोल्यूशन में दिया हुआ सिस्टम ऑफ गियर टीथ और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, जिसमें कहता है 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट के लिए 18 है नंबर टीथ 18 की जरूरत पड़ती है और 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट के लिए 14 होती है। तो आपको डेप्थ इन्वॉल्यूट दिया हुआ है 20 डिग्री, फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट दिया है 20 डिग्री, फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट टीथ दिया हुआ है। तो इसके लिए 18 सी नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगर स्टब इन्वॉल्यूट देगा तो 14 आप उसके लिए अगले के लिए तैयार हो जाइए अगले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपने 6 नंबर क्वेश्चन को कर लिया। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कार्बन परसेंटेज इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 1% से हर समय कम रहती है कार्बन की मात्रा स्टील के अंदर में। देखिए यहाँ पर 4थे नंबर मेरी लिखी हुई है, कास्ट आयरन 0 से जो है 4, कास्ट आयरन की 0 से 4% है, रॉट आयरन की 0.1% है, 1% से मतलब 0.1% से कम है। स्टील यहाँ पर देखिए दिखा हुआ है 0.1 से लेके 0.25% के बीच में जो है इसका यूज हम लोग करते हैं स्टील के अंदर। तो माइल्ड स्टील के अंदर जो है 1% से बिलो ही इसमें यूज की जाएगी। इन नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये ग्राफ तैयार की गई है जो 12th में भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या डिप्लोमा या बीटेक के कैंडिडेट जो है फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। स्टील की जैसे आप पत्थर की चाल की रूफ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, उसी तरह से जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, मशीनरी वाले कैंडिडेट होते हैं, वो स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कहलाती है वो मेजर करते हैं, तो जो कि 2 × 10⁵ मेगा पास्कल प्राप्त होती है। सेम फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, सभी ग्रेड के लिए ये जो है आती है। स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर डिनोट करके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का काम किया गया है। जो डिफरेंट जो फेरस वाली अमाउंट है, आयरन वाली अमाउंट है, उसके लिए ये ग्राफ दिखाई गई है फ्रेंड। तो सर ई को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कास्ट आयरन। आयरन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था। आयरन रॉट आयरन कहलाती है, हाई कार्बन स्टील कहलाती है, कास्ट आयरन कहलाती है। तो हाई कार्बन स्टील जो कि स्टील का ही एक प्रकार, एक स्टील आपने ये देखा था, स्टील एक दूसरी देख रहे हैं 0.55 उसमें जो है रहती है कार्बन और 0.95 रहती है। तो ये दोनों स्टील ही है जिसको आप 1% से कम तो कह चुके हो। तो ये जो है आपके आयरन के प्रकार है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। तो इसमें जो है आपको कह रहा है कि कास्ट आयरन जो होती है वीक कंप्रेशन में कमजोर होती है, यानी कि दबाते हैं तो वो कमजोर होती है। टेंशन इन वीक, टेंशन में जो है कमजोर होती है। तो ये बहुत ही मजबूत होती है, जिसमें कास्ट आयरन आप जो कार्बन की परसेंटेज ज्यादा कर रखते हो। तो ये देखिए यहाँ कटपस्ट करके रखा हूं कि कास्ट आयरन इज ए हार्डर होता है, मोर ब्रिटल होता है एंड लेस मेलेबल
मेलेबल यानी कि वो चादर जैसा कम जो है बन पाता है। व्हाट देन रॉट आयरन, रॉट आयरन की अपेक्षा कास्ट आयरन जो है ज्यादा हार्डर होता है, भुरभुरा होता है, मोर ब्रिटल होता है एंड लेस मेलेबल होता है, चादर जैसा कम बनता है। इट कैन नॉट बी बेंट, स्ट्रेच्ड और हैमर्ड इनटू शेप, इसको आसानी से हम नहीं जो है स्ट्रेच खींच सकते हैं, हथौड़ी से मार सकते हैं या मोड़ सकते हैं। जो इसका शेप रहता है उसको आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। सिंस इट्स वीक टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वीक टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है इसकी, कमजोर रहती है ये, इसलिए वीक टेंशन आप इसको देख सकते हैं इस शब्द के मीनिंग से जो हाईलाइट किया हुआ हूं मैं। दैट इट विल फ्रैक्चर बिफोर इट बेंड एंड डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट और बेंड होने के पहले ये फ्रैक्चर होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बेंड नहीं हो सकती, डिस्टॉर्ट नहीं हो सकती हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण से। तो वीक इन टेंशन आप इसका आंसर को टिक लगा सकते हैं, वीक इन टेंशन, और आप बी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड। खींच नहीं सकते हैं, टेंशन मतलब कि इसको टेंशन में ये खींच नहीं सकते, इसलिए कमजोर होता है। तो आप नेक्स्ट आते हैं 9 में, ए मैंड्रल इज यूज टू होल्ड, मैंड्रल क्या होता है, नया शब्द आपके सामने आ रही होगी, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब कोई टुकड़े को आप पकड़ने के लिए, चाहे वो लोहे के टुकड़े हो या फिर जो है आप लकड़ी के टुकड़े हो, तो उसको पकड़ने के लिए एक ग्रूव आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रॉड दिखाई दे रहा होगा। ये रॉड जो है ही कहलाती है मैंड्रल, जिसके बीच में हॉलो बनी रहती है, जिसमें आप जो पीस जो इस्तेमाल करते हो उसको हजा करके फंसा देते हो, तो ये जो है मैंड्रल कहलाती है, मैंड्रल कहलाती है। जो पुली ये दिखाई दे रही होगी, ये जो है पुली माउंटेड ऑन द मैंड्रल, पुली के ऊपर ये जो है मैंड्रल माउंटेड होती है। ये लेथ डॉग कहलाता है, ये फेस प्लेट कहलाता है। तो ये लेथ मशीन का एक आपने मैंड्रल पार्ट देखा। इज यूज टू होल्ड, क्या पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसेंट्रिक वर्क, इसेंट्रिक वर्क यानी कि देखिए ये जो बॉडी दिखाई दे रही है जिसमें नोक निकला हुआ है, तो ये जो शेप है वो इसेंट्रिक ही कहलाती है, जिसके कारण से आप उसको पकड़ करके रखने का काम करते हो। तो हैवी वर्क के लिए नहीं, इसेंट्रिक वर्क के लिए करते हैं, थिन वर्क के लिए नहीं, नन ऑफ दिस के लिए, ऑल ऑफ दी अबव के लिए नहीं। तो यहाँ पर तो है, सॉरी, इसेंट्रिक वर्क जो है ये इसेंट्रिक वर्क नहीं होती है, तो इसमें जो है इसेंट्रिक वर्क इस टाइप का नहीं होता है। यहाँ पर जो है हम लोग इसको क्या कहेंगे, नन ऑफ दिस कहेंगे। क्यों नन ऑफ दिस कहेंगे, क्योंकि इसेंट्रिक वर्क हॉलो जो पाइप रहती है, यहाँ पर बता दे रहा हूं कि जो मैंड्रल होती है हॉलो, जैसे आप पिक्चर में देखा कि जो हॉलो होती है उसके अंदर हम लोग उसको घुसा करके पकड़ने का काम करते हैं। तो ये मैंड्रल है जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ मैंड्रल होता है, जिसमें हम लोग जो सिंपल पीस होती है उसको यहाँ पर पकड़ने का काम करते हैं। तो हॉलो चीज को यानी कि खोखला चीज को पकड़ने का काम करती है वो। तो यहाँ पर इसेंट्रिक वर्क के लिए नहीं करती है, हैवी वर्क के लिए भी नहीं करती है, थिन स्लॉट के लिए भी नहीं करती है। और तो यहाँ पर नन ऑफ दिस जो होगी वो आंसर होगी आपकी। तो नन ऑफ दिस को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 10 नंबर क्या कहता है, द स्पीड ऑफ स्लो बैंकिंग इन द वाइंडिंग इंस्टॉलेशन विदाउट ऑटोमेटिक कंट्रोल। यह कानून से प्रश्न पूछा हुआ है कि स्लो बैंकिंग इन द वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, शाफ्ट में जो वाइंडिंग होती है उसमें जब रोका जाता है, जब डोली नीचे की ओर आती है, यानी केज जब नीचे की ओर आती है या ऊपर की ओर जाती है, तो ऊपर पहुंचते समय जो केज होता है, ऊपर पहुंचते समय जो केज होता है उसको आप जब 2 टर्न बचती है ड्रम की रस्सा पर रुकने की जगह से 2 टर्न बचती है, तो उसकी स्पीड को आप स्लो करते हो। तो विदाउट ऑटोमेटिक कंट्रावेंसेस नहीं लगी रहती है। तो उस केस में 1957 रेगुलेशन में जो दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि उसकी स्पीड कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 1.2 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सर बी को आप टिक लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर जो रेगुलेशन 80 का 11 है बैंड वाइंडिंग जो 2017 का है, उसमें ये बात बताया गया है। क्या बताया गया है, पढ़ते हैं फ्रेंड। इन एडिशन टू द ऑटोमेटिक कंट्रावेंसेस प्रोवाइड टू प्रिवेंट
ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस का यूज करते हैं। ए पॉइंट शैल बी फिक्स्ड एंड मार्क्ड ऑन द इंडिकेटर। एक इंडिकेटर पे पॉइंट फिक्स्ड रहती है, मार्क्ड किया हुआ रहता है हॉल इंजन रूम में। तो सच ए वे एज टू शो व्हेन द केज और अदर मींस ऑफ कन्वेनियंस इज एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन ट्वाइस द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ड्रम। ड्रम के सर्कमफ्रेंसेस पर 2 गुना से कम अगर आपको बचा रहा है रस्सा और ऊपर आने या नीचे जाने के लिए, तो उसके कंप्लीशन को पूरा करने के पहले जो एंड इफ सच केज एंड मीन्स ऑफ कन्वेंस कंटेन्स पर्सन, जिसमें आदमी लोग चढ़े हुए हैं, दो वाइंडिंग इंजन मैन शैल नॉट एज सून एज इट हैज रीच्ड द पॉइंट एफोरसेड रेज इट फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड एक्सीडिंग 1.2 मीटर पर सेकंड। 1.2 मीटर पर सेकंड से अधिक स्पीड वो नहीं करेगा वाइंडिंग इंजन मैन। तो यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक विदाउट यूजिंग ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस वाली ड्रम वाइंडिंग के लिए बात की जा रही है। लेकिन जो 1957 के रेगुलेशन में वो क्लियरली लिखा हुआ है कि विदाउट ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस, जो कि एग्जामिनर ने इस प्रश्न को 1957 से 1957 से प्रश्न उठा करके दिया हुआ। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर को, जो इंजन ड्राइविंग हर ड्राइवर है, उसको उससे स्पीड से कम नहीं करना है। जबकि यहाँ पर 10A में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1.5 मीटर के संबंध में, इन एवरी शाफ्ट देयर शैल बी प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव कंट्रोवेंसेस टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग एंड ओवर स्पीडिंग हियर अंडर कॉल्ड द ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस। ओवर वाइंडिंग ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है वो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस कहलाती है। Which shall prevent the descending cage from the बिग लैंडेड द पीट बॉटम। जब पीट बॉटम पर रुकने के लिए केज तैयार होती है, नीचे आती हुई जो केज होती है वो नीचे रुकने के लिए जब तैयार होती है, द अदर परमानेंट लैंडिंग या जिसको इंसेट भी कहते हैं, वहां पर रुकने के लिए तैयार होती है, तो उस समय स्पीड एक्सीडिंग नॉट, जो उसको 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक स्पीड उसको नहीं करनी है। ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द असेंडिंग केज इन द सच मैनर टू प्रिवेंट द डेंजर ऑफ द पर्सन राइडिंग देयर इन। ऊपर उठते हुए असेंडिंग केज की भी स्पीड को तरह से कंट्रोल करनी है कि उसमें लोग चढ़े हुए लोगों को नुकसान न पहुंच सके। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस से स्पीड को इससे अधिक खुद नहीं होने देती है, जबकि इसमें जो है विदाउट ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस के लिए जो यूज होते हैं उसको ऑपरेटर को कंट्रोल करना है डेप्थ इंडिकेटर को देख करके। तो बी नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस का जो पर्पज है वो क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन बूम ऑफ क्रेन आप देखते होंगे रोड पर भी, अपने बाइक्स के ऊपर भी, जो हैवी मटेरियल को उठाने के लिए, हैवी बॉडी को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इज रिड्यूस्ड। तो बूम ऑफ क्रेन इज रिड्यूस्ड, यानी कि क्रेन के बूम को आप अगर कम कर दे रहे हैं तो इट्स रेटेड कैपेसिटी विल, तो इसकी कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी। ए नंबर इंक्रीज हो जाएगी, बी नंबर डिक्रीज हो जाएगी, सी नंबर नो चेंज होगी, डी नंबर बिकम हाफ हो जाएगी, ई नंबर नन ऑफ दी एबव होगी। अब यहाँ पे देखिए मैं लोड चार्ट आपके सामने रखा हूं, ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी क्रेन, जिसका ये बूम लेंथ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 3 सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सेगमेंट बड़ी सिलेंडर, दूसरी सेगमेंट उससे छोटी कम डायमीटर की, तीसरी सेगमेंट यहाँ पर एक और दिख रही है, चौथी सेगमेंट दिख रही है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, आप यहां पर मैं बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो लास्ट में टनेज, जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी, जो रेट कैपेसिटी बोलते हैं, जो मेरी कर्सर दिखाई दे रही है उसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं यहां पर कि आपको, ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, जब बूम लेंथ जो है आपकी ये 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट के आसपास थी, तो उसका जो लोड कैपेसिटी है वो 15 टन लोड ले सकती है। लेकिन जैसे ही 8 फीट होती है तो ये जो है घट करके कहां पहुंच जा रही है, 6.5 टन पहुंच जा रही है। जैसे जैसे बूम लेंथ बढ़ रही है तो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है क्रेन की घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। तो आप यहां पर डिक्रीज आंसर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो यह आपने बी को टिक लगा लिया होगा। बी को ध्यान में रख लिया कि इफ बूम ऑफ क्रेन इज रिड्यूस्ड इट्स रेटेड कैपेसिटी विल डिक्रीजेज। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं 12 नंबर पे, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर इज नेसेसरी फॉर। तो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर किसके लिए जरूरी होते हैं। आज की जो सेकंड क्लास की जो वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से मैं फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर के बारे में बता दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं कि ऐसा इनक्लोजर जिसके अंदर अगर विस्फोट हो जाए तो विस्फोट के झटके को आसानी से सहन कर सकता है, शॉक को आसानी से बियर कर सकता है, और जो फ्लेम होती है, स्मोक होती है, फ्यूम्स होती है, उसकी हीट को वो एब्जॉर्ब करके
बाहर निकालती है ठंडा करके, जिसके कारण से आसपास के वातावरण में इन्फ्लेमेबल गैस को विस्फोट नहीं करा पाती है। ऐसा इनक्लोजर फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर कहलाता है। वो किसके लिए जरूरी है? इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट के लिए, कोल फेस मोटर के लिए, गेट इन बॉक्स के लिए, 2 और 3 के लिए, ऑल दी एबव के लिए। यहाँ कोल फेस पे जो मोटर लगती है, जैसे कि आपके सामने ड्रिल लगी रहती है, ड्रिल मशीन रहती है, सीरर लगा रहता है, आपका कंट्रोल माइनर रहता है, एलएसडी लगता है, एसडीएल रहता है, तो जो कोल फेस मोटर में उसमें लगी रहती है उसके लिए जरूरत पड़ती है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर। गेट इन बॉक्स में भी जो है कवच ऐसी जरूरत पड़ती है। बी और सी, डी को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्टकट में, ताकि आपकी डेफिनेशन जो है आए तो आपको पता चल जाए। इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट इज ए सर्किट, ऐसा सर्किट बनी होती है बिजली का, ऐसा सर्किट बना होता है कि उसके अंदर अगर किसी कारण से स्पार्क डेवलप हो गया तो उतनी कैपेसिटी की नहीं रहती है, उतना कैपेसिटी का ज्यादा नहीं रहता है, इनकेपेबल रहता है आसपास के वातावरण में विस्फोट कराने या आग लगने में। तो जब इस टाइप का सर्किट का डिजाइन करते हैं तो वही सर्किट कहलाती है इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट। जो 30 वोल्ट से कम वोल्टेज वाले जितने भी उपकरण खदान में उपयोग में लाए जाते हैं वो सभी जो है आपका इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट कहलाती है। तो उसके लिए फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सर्किट का बनावट इस प्रकार से होता है कि वो खुद जो है स्पार्क अगर डेवलप करती है किसी कारण से तो वो इग्नाइट नहीं कर पाती, आसपास के वातावरण के इन्फ्लेमेबल गैस को एक्सप्लोड नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये क्या कहता है, देखिए, नाइट्रोजन गैस अंडर प्रेशर इज फिल्ड इन ड्रैग लाइन बूम। ड्रैग लाइन के जो बूम होती है उसमें नाइट्रोजन गैस जो भरी जाती है प्रेशर पर, काहे के लिए भरी जाती है, तो डिटेक्टिंग क्रेन इन द बूम, बूम में जो क्रेक हो उसको पता करने के लिए ये जो है रखी जाती है। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बूम, बूम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए नहीं की जाती है। कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए नहीं की जाती है। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए नहीं की जाती है। तो क्रेक बूम में डेवलप हो रही है कि नहीं उसे पता करने के लिए बूम आपको दिखाई दे रही है। ये आपके सामने ड्रैग लाइन में रखा हूं, जिसको सेंटर फ्रंट सीव यहाँ पर रखाई दी है, फ्रंट सीव है यहाँ पर, सेंटर फ्रंट सीव है। ये हॉइस्ट केबल है, ये हॉइस्ट केबल सॉकेट है जिसको आप ये कह रहे हैं। ये डंप सीव है, ये बकेट डंप केबल है जो कि इसके साथ जो है वे बकेट लगी हुई है, वे बकेट लगी हुई है। ये जो है ड्रैग लाइन बकेट कहलाती है। बकेट ये टीथ है, ड्रैग चेन है, ये फेयर लीड है, ये ड्रैग केबल है, ये जो है लेफ्ट केबल ड्रम है और ये जो है राइट केबल ड्रम है। तो इस तरह से ड्रैग लाइन के मुख्य पार्ट को आपने देखा और बी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ा। क्रेन के ड्रैग लाइन के बूम के क्रेक को जांच करने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ न्यू हॉलेज रोप। नया हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है? देखिए, कोल माइंस रेगुलेशन 96 का हॉलेज रोप जो दी हुई है, पहला सब रेगुलेशन में कहता है, नो रोप शैल बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ हॉलेज इफ इट हैज एनी सीरियस विजिबल डिफेक्ट ओवर एनी लेंथ और इट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 8 यानी सी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हॉलेज के लिए 8 रखिएगा और 8 से कम नहीं होनी चाहिए, और वाइंडिंग रोप के लिए 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ये नई आइटम आपकी इस रेगुलेशन में डाली हुई है। तो 15 नंबर में आते हैं, क्या कहता है, ओवरलोड रिले इज। तो ओवरलोड रिले इज क्या होता है? डेफिनिट टाइम डिले रिले होता है, इंस्टेंटेनियस टाइप रिले होता है, ओवर करंट रिले होता है। तो ओवरलोड रिले यानी एक स्विच जो मोटर के साथ जो है लगाई जाती है, गियर स्विच बोलते हैं, या फिर जो है इसको देखिए मोटर के अंदर ओवर करंट हो जा रही है या ओवरलोड हो जा रही है, ऐसी स्थिति में उसके अंदर सप्लाई को ये कट ऑफ कर देता है ऑटोमेटिक। तो इसको हम लोग ओवर करंट रिले सी कहते हैं, जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं फ्रेंड। तो यहां पर मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर्स, fuses and overcurrent relay are commonly used to provide overcurrent protection. Overload protection is a protection against a running overcurrent that would cause overheating of the protected equipment. Hence, an overload is also a type of overcurrent. तो यहाँ पर overcurrent protection के लिए ही इसका इस्तेमाल की जाती है, जिसके संबंध में ये रिले का एक पिक्चर में भी दिखाने का प्रयास किया हूं। An overload relay is a device that protect an electric motor against overload and phase failure.
फेस फेल्यूर और ओवरलोड के अगेंस्ट में मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस ओवरलोड रिले लगाई जाती है। इट सेंसेस द ओवरलोडिंग ऑफ ए मोटर, ये मोटर के ओवरलोड को सेंस करता है और उसको इंटरप्ट होने से बचाता है। तो वो आपने ओवरकट रिले सी नंबर को टिक लगा लिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? बड़ा मैं सिंपल यहां पर एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूं कि स्टोकियोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो एयर फ्यूल का रेशियो होता है, जो कि बर्न करने के दौरान ये जो है लाइजन, जैसे मीथेन दिखाई दे रही होगी CH4 है, जिसमें H हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर है और कार्बन बीच में है, जिसके कारण से CH4 इसको कहा जा रहा है। और यहां पर दो मोलिक्यूल जो ऑक्सीजन के रहती है, O2 यहां पर एक है और एक O2 यहां पर है, दो O2 है। जब इसके साथ ये मिलती है तो यहां पर बनती है, देखिए क्या बनती है, CO2 बनती है। C बीच में है, O2 O इधर है, इसको CO2 बोलते हैं और पानी के दो मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। तो यही जो है स्टोकियोमेट्रिक डायग्राम भी कहलाता है ऑफ द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ मीथेन। रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि जो मिलने के पहले CH4 और O2 रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, एंड प्रोडक्ट्स बिफोर ड्यूरिंग फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्ट होने के पहले और उसके बाद या उसके दौरान जो रिएक्टेंट का रिलेशन प्रोडक्ट के साथ है, प्रोडक्ट यानी कि जो बाद में बनती है प्रोडक्ट, उसके साथ जो रिलेशनशिप दर्शाती है वो है कौन? स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो इज फाउंडेड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि प्रक्रिया के पहले का जो मास है प्रक्रिया के बाद की मास के बराबर होती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाती है। स्टोकियोमेट्रिक इसी बेस पर निर्भर करती है, यानी वेयर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन के पहले जो टोटल मास है रिएक्टेंट की, वो प्रोडक्ट का भी रिएक्शन के बाद दोनों का मास सेम होगा। लीडिंग टू द इनसाइट दैट द रिलेशन अमंग क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट टिपिकली फॉर्म द रेशियो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रेशियो के साथ जो है उसको दर्शाई जाती है। दिस मीन्स दैट इफ द अमाउंट ऑफ सेपरेट रिएक्टेंट्स आर नोन देन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है स्टोकियोमेट्रिक के द्वारा। तो ये वाई वॉल्यूम इसको हम लोग मेजर करते हैं, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको एयर फ्यूल रेशियो बाई वॉल्यूम हम लोग करते हैं। बी नंबर टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपकी 17 नंबर। क्या कर सकता है? द डीसी मोटर विच कैन प्रोवाइड 0 स्पीड रेगुलेशन एट फुल लोड विदाउट एनी कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स 17 नंबर के वीडियो के बाद आगे की क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर विराम लगाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके पास 20 दिन से ज्यादा समय नहीं है डीजीएमएस के एग्जाम के लिए या गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जब ज्यादा दिन समय नहीं है, तो आप इस तरह से मिश्रा सर वीडियो को देखते हुए, माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसको देखते हुए अपनी तैयारी को पक्का करिए। फिर से अगर जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो भी आकर के अपना क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऐप के थ्रू। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।